नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। आज से हम पर्सनैलिटीज़ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पर्सनैलिटी सेक्शन में जो पहले व्यक्ति जिनकी आज हम बात करेंगे वो बेहद फेमस जाने माने व्यक्ति एलन मस्क होंगे। आज दुनिया के कुछ मशहूर नामों में अगर एलन मस्क का नाम नहीं है तो ये संभव नहीं होगा। एलन मस्क आज एक बेहद मशहूर हस्ती है। वो इसलिए नहीं कि वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, बल्कि ज़्यादा इसलिए कहा जाएगा कि वो इस वक्त शायद जिन्हें हम जानते हैं ऐसे लोगों में वो धरती पे के सबसे इनोवेटिव आदमियों में से उनकी गिनती होती है। और वो हैं भी। जिस तरह के वो कार्य करते हैं, जिस तरह की उनकी छवि है, जिस तरह के वो प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ये सभी कुछ उनको एक बेहद इनोवेटिव, एक बेहद साइंटिफिक व्यक्ति के तौर पे स्थापित करती है। तो आइए समराइज तौर पे हम इनके जीवन के कुछ प्रमुख अंश के बारे में जानते हैं। किस तरह से इनका बचपन बीता और किस तरह से ये आज जहाँ है वहाँ पहुँचने तक का सफ़र तय किया, इसके बारे में हम एक समराइज्ड फॉर्मेट यानी कि एक सारांश के तौर पे जानने की छोटी सी कोशिश करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन में हम सब किसी न किसी प्रकार के सपने ज़रूर देखते हैं। वो हमारी आकांक्षाओं से जुड़े होते हैं, हमारी इच्छाओं से जुड़े होते हैं। पर उन सपनों का पूरा होना या न होना इस बात पे तय करता है कि आखिर हमने उस सपने के लिए मेहनत कितनी की। क्या हमने जिस सपने को देखा उस सपने को पूरा करने के लिए हमने आगे अपने जीवन में खुद के प्रयास को रोका नहीं, प्रयासरत रहे। तो अगर हम या कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर कोई सपना देखता है और मेरे अनुसार अगर उस सपने के लिए वो दृढ़ तरीके से प्रयास करता है तो वो सपना किसी न किसी समय पे या किसी न किसी जगह पे वो पाता ज़रूर है। शायद कई बार उसके सपने के पाने के तरीके अलग हो सकते हैं, उस सपने के पाने का अंत अलग हो सकता है, पर वो वहाँ पहुँचता ज़रूर है। गिवन द कंडीशन ही वर्क व्हाट इज़ नीडेड टू गेट इट। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है एलन रीव मस्क। जी हाँ, इनका पूरा नाम एलन रीव मस्क है। और मे बी ये एक ऐसा बच्चा रहा जिसने एक सपना देखा और उस सपने को किस तरह से पाना है इसकी प्लानिंग भी की, एक इच्छा पाली और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पीछे दौड़ा भी, उसके पीछे मेहनत भी की। उसके और जो सारा कुछ उसने बुना था, उसने जो धागे बुने थे अपने सपनों की ओर, उन धागों के हर छोर को कहाँ से पकड़ना है ये भी उसने तय किया, ये भी उसने खोजा कि हर धागे का छोर कहाँ है। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। इनका नाम एलन रीव मस्क है। नॉर्मली हम इन्हें एलन मस्क के तौर पे जानते हैं। इनका जन्म 1971 यानी 1971 में प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। जी हाँ, ये वही प्रेटोरिया है जहाँ पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा बनने का मौका मिला। शायद ये जगह ही ऐसी है जहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती है कि उन्हें बड़ा बनने का मौका मिलता है। प्रेटोरिया में ही महात्मा गांधी को पहली बार फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ने पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था। उसके बाद ही उनके अंदर जो विरोध की भावना है वो जगी थी। तो उसी तरह प्रेटोरिया ही वो जगह है जहाँ एलन मस्क ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अपनी समस्याओं को झेला, अपनी समस्याओं को देखा और उन्हीं समस्याओं ने उन्हें शायद एक व्यक्तित्व के तौर पे, एक अलग व्यक्ति के तौर पे बनने में कहीं ना कहीं सहायता की। कहीं ना कहीं उन्होंने तय किया कि वो इन समस्याओं से ऊपर उठ के एक नया जीवन शुरू करेंगे, एक बेहतर जीवन शुरू करेंगे। उसी तरह जिस तरह महात्मा गांधी ने उस प्रेटोरिया की घटना के बाद न सिर्फ साउथ अफ्रीका में एक जीवन बदलाव की ओर बढ़े थे, बल्कि वही गांधी भारत आके एक भारत को दिशा देते हैं, एक भारत की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मूवमेंट थी उसको दिशा देते हैं। प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका के एक कैपिटल में से है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका ने ये तय किया था कि उसका एक कैपिटल ना होके 3 कैपिटल सिटीज़ होंगी, जिनमें से एक प्रेटोरिया था जो मैंने आपको अभी भी बताया, दूसरा है केप टाउन और तीसरा है ब्लूमफॉन्टेन। इन 3 कैपिटल्स में से एक प्रेटोरिया जो एलन मस्क से भी जुड़ा है और जो गांधी से भी जुड़ा है। तो 1971 में जन्मे एलन मस्क की माता मी मस्क थी, यानी उनका नाम मी मस्क था, और वो एक कैनेडियन मॉडल थी। साथ में वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, यानी खान पान का किस तरह से लोगों को ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में भी वो जानकारी देती थी। वहीं उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो कि एक इंजीनियर थे साउथ अफ्रीका में ही। ये काफ़ी एक वेल्दी इंसान थे, उस समय काफ़ी पैसा था इनके पास। पेशे से इनके पिता एक इंजीनियर थे, मतलब बाय प्रोफेशन ही वॉज एन इंजीनियर। इनके 2 सिबलिंग्स भी हैं, छोटा भाई किम्बल, वहीं छोटी बहन का नाम टॉस्का है। एलन मस्क जब लगभग
10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, यानी दे टुक द डिवोर्स। और एलन मस्क ने उस समय तय किया था कि वो अपने पिता के साथ प्रेटोरिया में ही रहेंगे। एलन मस्क इस फैसले को रिग्रेट करते हैं और वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ मैं रहा वो शायद धरती का सबसे क्रूर, एविल वर्ड का उन्होंने यूज़ किया था, शायद धरती का सबसे क्रूर व्यक्ति रहा हो, क्योंकि वो गलत काम वो करता था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पर इसी दौरान एलन मस्क का इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में जागा और उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। ऐसे कि हम जान चुके हैं कि एलन मस्क का चाइल्डहुड कितना प्रॉब्लमेटिक था। ऐसे प्रॉब्लम्स के दौर में टेक्नोलॉजी उनके लिए एक एस्केप रूट बन के आया, एक ऐसी दुनिया जो वो अपने तरीके से अपने लिए बना सकते थे। टेक्नोलॉजी उनके जीवन में एक बदलाव का फॉर्म लेके आया, एक बदलाव वाली जगह लेके आई और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पहले प्रोग्राम, जो कि एक गेमिंग था और उसका नाम रखा था उन्होंने ब्लास्टर, उसे $500 में बेचने में कामयाबी पाई। और इस जगह से शायद उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ा और ज़्यादा उन्हें लगा कि वो बेहतर कर सकते हैं। अपने शुरुआती सालों में उनको काफ़ी बुलीज़ का सामना करना पड़ा, यानी ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो उन्हें काफ़ी परेशान किया करते थे। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए एलन मस्क ने कराटे और रेसलिंग भी सीखा था। एज़ की एक्टिविटीज़ काफ़ी फिज़िकली डिमांडिंग होती हैं। देन ही ग्रू रियली बफ, अच्छा उनका फिज़िकली काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर द थिंग्स ही स्टार्टेड टू डू। उनका अप्रोच जो था वो चीज़ों की तरफ ज़्यादा ओपन और ज़्यादा बेहतर होने लगा एंड ही रियली सॉ थिंग्स चेंजिंग एंड मूविंग क्वाइट नाइसली इन हिज लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मस्क अमेरिका जाना चाहते थे, पर अमेरिकन सिटीज़नशिप को पा लेना इतना आसान है नहीं, तो मस्क ने यहाँ भी बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया। देन ही वॉज 17, ही डिसाइडेड टू मूव टू कैनेडा। इसके पीछे एक और कारण ये था कि साउथ अफ्रीका में मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस का रूल है, यानी एक सर्टेन एज के बाद अगर आपकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, अब आप अपने एजुकेशन को पूरा कर चुके हैं, तो आर्मी में आपको मैंडेटरी सर्विस देना होता है। मस्क ऐसा चाहते नहीं थे और उनके अदर प्लान्स भी थे, तो वो 17 वर्ष की आयु में कनाडा चले जाते हैं और वहाँ पे अपने माता के नाम से कनाडाई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। उनका एक और प्लान था कि अगर मैं कनाडा का सिटीजनशिप पा लेता हूँ तो यहाँ से अगर मैं अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो पाना ज़्यादा आसान है, जो कि मस्क का अल्टीमेट एम था, एक अमेरिकी नागरिक बनना, यूएस का नागरिक बनना। और क्योंकि ऐसा माना भी जाता है और हमने देखा भी है कि अमेरिका मौक़ों के मामले में दुनिया में काफ़ी बेहतर स्थिति में है, वहाँ काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं अगर आप उस लायक हैं तो जब मस्क साहब कनाडा चले गए तब वहाँ के उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि किंगस्टन ओंटारियो में है, और यहाँ उनकी मुलाकात हुई जस्टिन विल्सन से। जस्टिन विल्सन उनकी पहली पत्नी बनती हैं, वो एक लेखक थी। इन्हीं के साथ उनके 5 बच्चे होते हैं, पहले थे ट्विंस और बाद में ट्रिपलेट्स, और ये 2008 तक साथ थे, तब तक जब तक कि इनका डिवोर्स नहीं हुआ। हम वापस मस्क की शिक्षा की ओर आते हैं। जैसा कि 1989 में वो कनाडा जाते हैं, वहाँ के किंगस्टन यूनिवर्सिटी में उन्होंने शुरुआत के 2 साल की पढ़ाई उन्होंने वहाँ की। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका में है, वहाँ वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं और वहाँ वो 2 मेजर्स लेते हैं, एक बिज़नेस और दूसरा फिज़िक्स। एक कमाल की घटना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के दौरान ये होती है कि वहाँ छात्रों को काम करने के लिए अलाउड नहीं होता है, यानी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी आप काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो अपना काम करके अपने कोचिंग, अपने एक्स्ट्रा खर्चे मैनेज करते हैं। तो मस्क को भी ऐसा करना था, बट एज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ऐसा अलाउ नहीं करती, तो मस्क ने दिमाग लगाया कि उन्होंने बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया। इट वाज 10 बेडरूम अपार्टमेंट, और वो नाइट पार्टीज़ के लिए उसको रेंट करने लगे। ही वॉजंट डूइंग एनी वर्क, ही वॉज जस्ट रेंटिंग हिज प्लेस, मतलब अपने दोस्तों को देने लगे। और उस रेंटिंग से आने वाले पैसे से मस्क ने अपने कॉलेज के खर्चों को मैनेज करना शुरू किया। सो ही वॉज एंटरप्रेन्योर फार बिफोर ही वॉज नोन एज वन। तो वो कमाल के आदमी रहे थे, और ये उनकी कमाल की कुछ कहानियाँ हैं। फाइनली मस्क ग्रेजुएटेड विथ बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स डिग्री एंड ऑल्सो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। 24 वर्ष की आयु में एलन मस्क मूव्स टू कैलिफोर्निया, जहाँ से वो PhD करते हैं इन अप्लाइड फिजिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और उस समय सिलिकॉन वैली में, जो कि कैलिफोर्निया में ही है, वहाँ इंटरनेट बूम था। तो मस्क के दिमाग में आइडियाज़ मानो नाच रहे थे, अरे मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो उन्होंने PhD जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था,
ज्वाइन करने के 2 ही दिन बाद उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम से टाटा बाय बाय कर दिया और उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगा दिया था। इसी का नतीजा होता है कि 1995 यानी 1995 में मस्क अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम Zip2 था। 1992 में इस कंपनी को कॉम्पैक्ट अल्ता विस्टा ने खरीद लिया था और वो भी $340 मिलियन में। एलन मस्क ने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो उन्होंने $28,000 इसमें इन्वेस्ट किए थे और जब 1992 में ये कंपनी उन्होंने बेचा तो उन्होंने $340 मिलियन इससे मतलब एज अ रिटर्न उन्होंने पाया। इस पैसे को वो अगले कंपनी में अपने लगाते हैं जिसका नाम उन्होंने XCOM रखा था, X.com। बाद में ये फेमस पेपैल जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूएस का पेमेंट मैकेनिज्म है वो बाद में उभर के आता है। बाद में एलन मस्क ने इसे भी बेचा ईबे को फॉर $1.5 बिलियन। ही स्टार्टेड गेटिंग रिचर एंड रिचर। आगे चल के वो इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए वो एक नई कंपनी खड़ी करते हैं और उसका नाम स्पेस एक्स रखा जाता है। आज ये स्पेस की दुनिया में इनोवेशन के लिए अलग ही मकाम रखती है। नासा जो बहुत समय से अपने एस्ट्रोनॉट्स खुद नहीं स्पेस में भेज पा रही थी, वो स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है उसने नासा को वापस अपने एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका से ही भेजने में सफलता दिलाई। नवंबर 15, 2020 की तारीख थी जब स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अमेरिका अपने वैज्ञानिक यानी अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज पाने में सफल हुआ अमेरिकी ज़मीन से। इसके पहले वो रशिया का इस्तेमाल करते थे, रशियन रॉकेट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी रशिया की मदद से वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा करते थे। और ऐसा वो 2011 से करने लगे थे जब उनका आखिरी स्पेस फ्लाइट का प्रोग्राम एंड हुआ था। उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिकी सरकार ने ऐसा कहा है कि वो स्पेस फ्लाइट्स को अब और ज़्यादा फंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि अपने आप में काफ़ी महंगा था। नासा के द्वारा किसी भी लॉन्च में करोड़ों डॉलर्स खर्च होते थे। तो नासा को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो आप अपने खुद के बजट्स में से ऐसा करिए या आप अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। तो उसी दौरान उन्होंने रशिया के रॉकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया जो कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर थे और घर में ही अपने यानी हमें यूएस में ही प्राइवेट प्लेयर्स को काफ़ी बूस्ट किया कि आप खुद अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आइए। इसी में स्पेस एक्स एज अ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कंपनीज ग्रो करके सामने आती है। स्पेस एक्स ने आज से पहले जो कभी नहीं हुआ था वो भी कर दिखाया था रॉकेट की दुनिया में, यानी रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर्स बनाना। आमतौर पे जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसके जो ईंधन वाले जो बूस्टर्स होते हैं जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं वो जब उनका काम पूरा हो जाता है वो डिटैच होते हैं रॉकेट से और वो सिंपली धरती पे गिरते हैं। अराउंड एक प्रेस्क्राइब्ड एरिया लिमिट होता है जहाँ उनको गिराया जाता है। पर स्पेस एक्स ने कॉस्ट सेविंग मेजर के तौर पे इन्हें रीयूजेबल बनाया, यानी ये गिर के सीधे डिस्ट्रॉय होने के बजाय ये खुद से लैंड करे और एक भारी इनको बनाने में बहुत खर्च होता है तो उस खर्च को सेव किया जा सके। एंड डेफिनेटली इट इज़ द एलन मस्क जीनियस एंड ऑब्वियसली नथिंग वॉज पॉसिबल विदाउट हिज ब्रिलियंट टीम ऑफ स्पेस एक्स। तो जी हाँ, ये पूरा उनका टीम है और वो खुद हैं जो इस तरह के डिफ़िकल्ट टास्क को न सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि उसे रियलिटी बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। उन्हें सोच के फिर रिसर्च के बाद फिर रिसर्च वो नहीं करते हैं, वो उसे काफ़ी जल्दी रियलिटी के रूप तौर पे देखना चाहते हैं। फिर 2003 में उनकी एक और फेमस कंपनी आई जिसका कि नाम आई एम वेरी श्योर हम सब ने सुना है और उसका नाम है टेस्ला। जी हाँ, अभी धरती की सबसे बहुमूल्य कंपनियों में से एक है। सबसे एक क्या, ये सबसे बहुमूल्य कंपनी है। इलेक्ट्रिक कार्स को अगर किसी ने रिवॉल्यूशनाइज किया, किसी ने सच में मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिस्से में लेके आया तो वो थी टेस्ला। और इसके पीछे था एक आदमी का सपना, एक आदमी को उसके सपने को पूरा करने की लगन और मजबूत इच्छा शक्ति। इसके बाद ये जीवन में और कई कंपनीज इस्टेब्लिश करते हैं जैसे कि सोलर सिटी, जहाँ इनका सपना है कि एक पूरा शहर पूरी तरह से सौर रोशनी से संचालित हो, यानी थ्रू द एनर्जी ऑफ सन द होल पावर नीड ऑफ अ सिटी कैन बी फुलफिल्ड। दिस इज हिज वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट्स। आई एम वेरी श्योर sooner or later he will be able to achieve it. Then also one of his company is Neuralink, under which he is trying to integrate AI, that is artificial intelligence, directly with human brain. यानी artificial intelligence का इस्तेमाल सीधे human brains में कैसे किया जा सकता है using a small microchip। इस तरह के इनके प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद एक और इनकी कंपनी है द बोरिंग कंपनी। ये असल में टनल मेकिंग प्रोजेक्ट्स हो गए या उस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हो गए उसमें ये काम करती है। उसके बाद इनके अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा जिसमें एक बेहद फेमस प्रोजेक्ट है हाइपर लूप, जिसका इंडिया में भी ट्रायल हुआ है और अभी हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या जो भी कह लीजिए उसकी वजह से इंडिया में ये स्टार्ट नहीं हो पाया। अदरवाइज़ ये शायद मुंबई में पहला सिटी होता दुनिया में जिसमें हाइपर लूप स्टार्ट होता, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये ऐसा हो नहीं पाया। देन ही हैज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एआई।
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे हर क्रिएटर एक्सेस कर सके और अपने हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करे, अपने हिसाब से जो ऑलरेडी वहाँ मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करके वो आगे उसके ऊपर बिल्डअप कर सके, यानी ऑलरेडी कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन हो और मैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसे शायद और बेहतर कर सकूँ. बट दिस वॉज ऑल इन द केस ऑफ AI, artificial intelligence, which is, I'm very sure you all know, it's a next big thing. He also does some philanthropy work and he has his own charity organization named as X Prize Foundation, through which he supports innovative designs, ideas, innovative works and other such kind of things. Now let's talk about the wealth he has amassed. Actually he has acquired, he has earned it. So let's talk about it. जब मस्क ग्रेजुएट हुए थे तो ये माना जाता है कि उनके ऊपर लगभग $1 लाख का डेब्ट था, यानी $100,000 का डेब्ट था. पेपैल से उन्होंने अराउंड $1.5 बिलियन अर्न किए, जो उनका वन ऑफ द मेजर अर्निंग था. और आज ब्लूमबर्ग के हिसाब से मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं. अराउंड उनका नेट वर्थ इज़ अराउंड $185 बिलियन, नियरली 178 to 185 बिलियन डॉलर्स. जब $185 बिलियन हुआ था रिसेंटली जनवरी 2021 में, तो वो कुछ समय के लिए अमेज़न के जो फाउंडर हैं जेफ बेज़ोस, उनको ओवरटेक करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए थे कुछ वक्त के लिए. बट इट्स ऑल ऑन द शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएशन. ठीक है, तो उसके ऊपर ये थोड़ी देर के लिए हुए थे, बट अब ये सेकंड नंबर पे है. इनका जो टोटल संपत्ति है ये अराउंड 178-180 बिलियन डॉलर्स के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है एज द मार्केट गोज अप एंड डाउन, उसी के हिसाब से. अब मिस्टर मस्क के थोड़े पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं. वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्कस करना, बट थोड़ा तो पता होना चाहिए. जैसे इन्होंने ईयर 2000 में जस्टिन विल्सन, जो कि इनकी पहली पत्नी बनती है, इनसे वो ऑब्वियसली 2000 में शादी करते हैं. इनका 2008 में तलाक हो गया है. ये 5 बच्चों के पिता हैं अपनी पहली पत्नी से. 2010 में ये इंग्लिश एक्ट्रेस टेलुला राइली के साथ शादी करते हैं एंड द कपल decided to take divorce in year 2012. The divorce process gets completed around in 2015 or 16 maybe. Again, he started dating Amber Heard and they are still dating. Recently, Elon Musk और Amber Heard का एक बेटा हुआ जिसका नाम काफ़ी अनोखा रखा गया, और वो बच्चा नाम के लिए अपना फेमस, आई डोंट नो स्कूल में या जहाँ भी वो पढ़ने जाएगा, whether he'll be appreciated because he's Musk child or he may be get bullied because of his somehow very exceptional name. Well, it's pronounced as XAsh-A12 Musk. That's very unique name in itself, where A is referred to as Archangel and that's how he named his child. इसके लिए कैलिफोर्निया स्टेट को अपना लॉ भी बदलना पड़ा, where they started allowing numbers in the names. After the Musk naming his children using number, they allowed it. They changed their law, as definitely it was the Musk child and it was the Musk who was naming itself. So they really had to come out and really had to change the law. Now here we wrap up this Elon Musk episode, as stretching it any further will make the video really too long for our short biographies lecture. So let's end it here. Hope you liked it, and in case if you like it, please share it, subscribe. Definitely you should do that, and thank you for your kind support. Please make sure you subscribe the channel and share it among your friends, and ask them also to share and obviously subscribe. I hope you are having a nice day today, and I wish you very awesome time ahead in future. Thank you and have a nice day.